गुज़िश्ता 50 सालों में लड़ी जाने वाली तमाम जंगों में शायद सबसे ज़्यादा खौफनाक 1980 में ईरान और इराक के दरमियान जंग थी, जो 8 साल तक जारी रही, जिसका खमियाजा मशरिक़ वस्ता अब तक भुगत रहा है। इस एक जंग ने मशरिक़ वस्ता के तमाम मुल्कों को बदल कर रख दिया, और जो आग हम आज मशरिक़ वस्ता में देख रहे हैं, ये भी इसी वजह से है। सच तो ये है कि आज की वीडियो में हम 1980 की ईरान इराक जंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने पूरे मशरिक़ वस्ता को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये 1979 की बात है। उस वक्त ईरान में एक अजीम इनकलाब बर्पा थी। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे। वो ईरान पर गुज़िश्ता 26 साल से हुकूमत करने वाले बादशाह को हटाकर एक इस्लामी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी को लाना चाहते थे। ईरानी अवाम शाह को अमेरिका और मगरबी ताकतों का वफादार समझते थे, क्योंकि 1953 में अमेरिका और बरतानिया ने जमहूरी तौर पर मुंतखब ईरानी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ बगावत करके मोहम्मद रज़ा पहलवी को ईरान का बादशाह बना दिया। ये मुजाहरे इतने शदीद थे कि बिलाखिर 11 फरवरी 1989 को ईरान के शाह का तख्त उलट दिया जाता है और आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के नए रहनुमा बन जाते हैं। ईरान की इस नई हुकूमत की क़यादत शिया मुसलमान कर रहे थे और वो तमाम मगरबी ताकतों के खिलाफ थे। हज़ारों मील दूर अमेरिका ये सब कुछ बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। मशरिक़ वस्ता में इसका कदीम तरीन दोस्त अब इसका दुश्मन बन चुका था। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि कई दूसरे ममालिक भी सदमे में थे। ईरान ने पड़ोसी अरब ममालिक जैसे सऊदी अरब, लबनान, कुवैत और इराक को रेडियो नशर करना शुरू कर दिया था, और वहाँ भी लोगों को इनकलाब के लिए सड़कों पर आने के लिए पंप करना शुरू कर दिया था। इन तमाम अरब ममालिक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। सऊदी बादशाह को डर था कि अगर यहाँ ईरान जैसा इनकलाब आया तो शाह ईरान की तरह इसका तख्त भी उलट सकता है। यहाँ इराक में सद्दाम हुसैन को डर था कि ईरानी इनकलाब को देखकर इराक की अक्सरियती आबादी भी इसके खिलाफ खड़ी ना हो जाए। लेकिन यहाँ सद्दाम हुसैन को भी एक मौका नजर आता है। दर हकीकत इराक और ईरान इस सरहद पर कई सालों से लड़ रहे थे। ये सरहद एक इंतहाई अहम रसाई मकाम था, क्योंकि यहाँ से दोनों ममालिक अपना तेल बाकी दुनिया को बरामद करते थे। 1975 में इन दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, जिसके बाद इराक को इस सरहद का कंट्रोल ईरान को देना पड़ा था। सद्दाम इस मुआहिदे से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो किसी तरह ये इलाका ईरान से वापस लेना चाहता था, और अब ईरानी इनकलाब के बाद इसे एक मौका नज़र आ रहा था, क्योंकि इस इनकलाब ने पूरे ईरान को हिला कर रख दिया था। ईरानी फौज जो पहले अमेरिका की तरफ से फंडिंग करती थी, अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि उसके अक्सर कमांडर या तो जेल में थे या फिर उन्हें फांसी दे दी गई थी, और बाकी फौज जिंदा बच जाने वाले बादशाह के हामियों से लड़ रही थी। सद्दाम ने महसूस किया कि ईरान पर हमला करने और उन तमाम तेल से मालामाल इलाकों को इराक वापस लाने का बेहतरीन मौका है। सद्दाम को ये भी लगा कि अगर इसने ईरान पर हमला किया तो पूरा अरब उसका साथ देगा और वो किसी न किसी तरह पूरे अरब का लीडर बन जाएगा। इसी ज़हनियत के साथ 1980 में सद्दाम ने 10,000 इराकी फौजियों के साथ ईरान पर हमला करने का मंसूबा बनाया, और अब जो शुरू होने जा रहा था वो सिर्फ जंग नहीं, बल्कि ऐसी जुग्राफियाई सियासी हरकत थी जो अगले 40 सालों तक मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदलने वाली थी। 22 दिसंबर 1980 को इराकी फ़िज़ाइया ने ईरानी फ़िज़ाई अड्डों पर हमला किया, और दूसरी तरफ 10,000 इराकी फ़ौजी बसरा को अबूर करके जनूबी ईरान में दाखिल हुए। दूसरी तरफ ईरान के पास अब भी टेक्नोलॉजी के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे मौजूद थे, जो अमेरिका ने शाह ईरान को दिए थे। ईरानी फ़िज़ाइया ने भी जवाब में इराकी ऑयल फील्ड्स पर बमबारी की। इस जंग के असरात पूरे खित्ते में फैलने लगे, और बहुत से गैर मुल्की खिलाड़ी भी इस जंग में शामिल हो गए। पहला दाखिला इसराइल का था। इसराइल चाहता था कि ये दोनों ममालिक आपस में लड़ते रहें, क्योंकि दोनों इसके खिलाफ हैं। लेकिन इसराइल को इराक से ज़्यादा ख़तरा था। यही वजह थी कि इसराइल खुफिया तौर पर ईरान को हथियार फराहम करता था। हालांकि ईरानी इनकलाब के बाद से इसराइल और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहुत मुखालिफ हो गए थे, लेकिन कहते हैं मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और कुवैत इराक को अरबों डॉलर्स की माली इमदाद दे रहे थे।
ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ ایرانی انقلاب تھا اور وہ کسی بھی طرح ایرانی حکومت کو کچلنا چاہتے تھے۔ مشرقی جانب چین بھی اس جنگ کا بہت غور سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ چین نے اعلان کیا تھا کہ وہ غیر جانبدار رہے گا، لیکن وہ دونوں ممالک کو ہتھیار فراہم کر رہا تھا اور آگے بڑھتے ہوئے یہ ایران کا سب سے بڑا ہتھیار فراہم کرنے والا بن جائے گا۔ یہ جنگ ان سرحدی علاقوں میں اگلے 1 سال تک جاری رہی۔ کبھی عراق آگے بڑھتا تو کبھی ایرانی فوجیں عراقی فوج کو پیچھے دھکیل دیتی۔ عالمی طاقتیں سمجھتی تھی کہ یہ جنگ تعطل کا شکار ہے، اس لیے ان کی کوشش تھی کہ جنگ بندی ہو جائے تاکہ تیل کی عالمی سپلائی پر اس جنگ کا اثر ختم ہو۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ صدام جنگ بندی پر راضی تھا، لیکن خمینی راضی نہیں تھے، کیونکہ جنگ اب اس وقت کی ضرورت بن چکی تھی۔ اس جنگ کی وجہ سے پورا ملک خمینی کے پیچھے کھڑا تھا۔ خمینی کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ یہ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب صدام حسین صدر کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ صدام واضح طور پر راضی نہیں تھا اور ایران مکمل جارحیت پر تھا۔ عراقی فوج زاگروس پہاڑی کے سلسلے کی وجہ سے ایران کے مرکزی شہروں تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ ایران نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے جوابی حملہ کیا اور عراقی فوج کو پیچھے دھکیل کر عراق میں داخل ہو گیا۔ 1982 کے وسط تک ایرانی فوج بصرہ پہنچ چکی تھی۔ اگر ایران بصرہ پر قبضہ کر لیتا تو وہ عراق کو تیل کی سپلائی منقطع کر سکتا تھا۔ صدام حسین اب خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، اس لیے وہ عرب ممالک اور امریکہ سے مدد مانگتا تھا۔ امریکہ پہلے ہی اس موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ فوری طور پر صدام کی اپیل سے اتفاق کرتا ہے اور ایرانی فوج سے متعلق انٹیلیجنس شیئر کرتا ہے۔ اب ایک اور کھلاڑی بھی اس جنگ میں داخل ہوا اور وہ ہے سوویت یونین۔ سوویت یونین اس وقت افغانستان کے ساتھ جنگ میں ہے اور وہاں طالبان کے انقلاب کو کچلنا چاہتا تھا۔ اس صورت میں ایران کا انقلاب اس کے لیے ایک اور خطرہ بن سکتا تھا، اسی لیے سوویت یونین نے بھی عراق کو ہتھیاروں کی فراہمی شروع کر دی۔ دنیا کی 2 سپر پاور جو ایک دوسرے کے ساتھ سرد جنگ میں مصروف تھے، ایک ہی ملک کا ساتھ دے رہی تھی، امریکہ اور سوویت یونین۔ بصرہ کے قریب لڑائی میں بہت زیادہ تشدد ہوا۔ عراقی فوجوں نے بصرہ کے ارد گرد بارودی سرنگیں بچھا دی، جس سے ہزاروں ایرانی فوجی مارے گئے۔ ایران بصرہ پر قبضہ نہیں کر سکتا، لیکن اس لڑائی نے صدام حسین کی پوزیشن کو بہت کمزور کر دیا تھا اور یہیں سے عراق کے شمال میں رہنے والے کرد لوگ داخل ہوئے تھے۔ کرد عراق کے شمال میں رہنے والے اقلیتی گروہ تھا جسے صدام حسین کی حکومت نے کئی سالوں سے دبا رکھا تھا۔ اس جنگ میں انہیں صدام حسین سے جان چھڑانے کا موقع نظر آتا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کرد عوام نے عراقی فوج کے خلاف بغاوت کر دی اور ایران نے بھی انہیں سپورٹ بھیجنا شروع کر دیا۔ تو اب صدام کی فوج شمال میں کردوں سے اور مشرقی جانب ایرانی فوج سے لڑ رہی تھی۔ اب سال 1984 تھا۔ عراق نے مغربی خلیج سے گزرنے والے ایرانی آئل ٹینکروں پر حملے شروع کر دیے اور جواب میں ایران نے بھی عراقی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سینکڑوں تجارتی جہاز تباہ ہو گئے اور اربوں ڈالر کا تیل ضائع ہو رہا تھا، اور یہ وہ تیل تھا جو تمام مغربی ممالک کو جاتا تھا اور اسی تیل سے ان کی صنعتیں اور ٹرانسپورٹ چلتی تھیں۔ جیسے ہی 1985 کا سال آیا، اس جنگ میں تشدد ہوا۔ کرد ابھی تک مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اور یہیں پر صدام نے وہ قدم اٹھایا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صدام نے کردوں اور ایرانی فوج کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا اور یہ تمام کیمیائی ہتھیار امریکہ عراق کو فراہم کر رہا تھا۔ عراق نے ایرانی شہروں پر براہ راست میزائل حملے اور فضائی حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں میں 16,000 افراد مارے گئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ ایران نے بھی جواب میں بغداد پر میزائل حملے کیے، جس میں متعدد شہری مارے گئے۔ اب اس جنگ میں عام لوگ مارے جا رہے تھے اور یہیں سے امریکہ نے ڈبل گیم کھیلنا شروع کی۔ ایک طرف امریکہ عراق کو کیمیائی ہتھیار فراہم کر رہا تھا اور دوسری طرف اس نے ایران کو میزائلوں کی سپلائی بھی شروع کر دی تھی، اور اس سب کے پیچھے امریکی صدر تھے جو ایران اور عراق سے آنے والے پیسوں سے وسطی امریکہ میں خفیہ مشن کی فنڈنگ کر رہے تھے، جو بعد میں ایران کاؤنٹر اسکینڈل کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ ان حالات میں مزید 3 سال گزر گئے۔ اب سال 1988 تھا۔ ایران اور عراق خلیج فارس میں ایک دوسرے کے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اب کویت نے بھی اپنے آئل ٹینکرز کو ایرانی میزائل حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا، اور اس درخواست کے جواب میں امریکہ نے خلیج فارس میں اپنے بحری اڈے قائم کر لیے۔
अभी ये सिलसिला जारी था कि ईरानी फौज और शुमाली जानिब कुर्द जंगजुओं ने मिलकर इराकी शहर हलजब्बा पर कब्जा कर लिया, लेकिन जवाब में इराकी फौज ने पूरे शहर पर कीमियाई बमबारी शुरू कर दी। और सिर्फ इस शहर में ही नहीं, इराकी फौज ने इर्द गिर्द के तमाम कुर्द इलाकों में अंधी बमबारी शुरू कर दी। यह इतना शदीद हमला था कि तकरीबन 50,000 से 1 लाख लोग मारे गए, जिनमें 90% आम शहरी थे। इन हमलों से ईरान में ये खौफ भी फैल गया कि इराकी फौज ईरानी शहरों पर इस तरह की कीमियाई बमबारी शुरू कर सकती है। अब आयतुल्लाह खुमैनी पर इस जंग को ख़त्म करने के लिए बहुत दबाव था, क्योंकि ईरानी मईशत भी बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। 8 साल गुजर चुके थे और तकरीबन 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। दोनों मुल्कों की मईशतें तबाह हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी के लिए दोनों ममालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इस तरह 1988 में एक और अमरीकी जहाज़ ने एक ईरानी मुसाफिर तैयारे को मिसाइल से उड़ा दिया। इस हवाई जहाज़ में 290 मुसाफिर सवार थे। अमरीकी इंतजामिया ने प्रेस रिलीज जारी की कि ये गलती थी और अमरीकी जहाज़ ने गलती से ये तैयारा गिराया। सदर रीगन ने मरने वाले मुसाफिर के अहले खाना से माफ़ी मांगी और उन्हें मुआवजा अदा किया, लेकिन कुछ अरसे बाद इसी जहाज़ के कप्तान को अमेरिका ने तमगा भी दे दिया, जिससे ईरान ने ये महसूस किया कि यह हमला गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया था। ईरानी अवाम में ये खौफ फैल गया कि अमेरिका भी इस जंग में उन्हें बराह रास्त निशाना बना रहा था। एक तरफ इराकी अफवाज की बमबारी थी और दूसरी तरफ इस तरह के वाक़ियात। आयतुल्लाह खुमैनी पर जंग बंदी का दबाव पड़ने लगा और बिलाखिर 20 अगस्त 1988 को दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी हो गई और सरहदों में किसी किस्म की तब्दीली के बगैर ये खूनरेज़ी जंग बिलाखिर ख़त्म हो गई। लेकिन ये जंग मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल को मुतय्यन करने वाली थी। अमरीका अब मशरिक़ वस्ता में पूरी तरह मुलव्विस था। इस जंग ने ईरान के पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात की नई तारीफ़ की थी। ईरानी रहनुमाओं के मुताबिक जिन अरब ममालिक ने इराक की हिमायत की वो इसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा थे। यहीं से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सर्द जंग का आगाज़ हुआ और इस जंग के बाद ईरान ने लबनान, शाम और यमन में अपनी प्रॉक्सी बनाने का काम शुरू किया। इस जंग के बाद ईरान को लगा कि वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे एटमी ताकत बनना पड़ेगा। दूसरी तरफ इराक भी इस जंग में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। 8 साल तक लड़ने के बावजूद सद्दाम की फौज 1 इंच ज़मीन पर कब्जा ना कर सकी थी। इक्तिसादी बहरान की वजह से इराक में एहतजाज शुरू हुए, जिसे सद्दाम ने पुरतशद्दुद तरीके से कुचल दिया। इस जंग की वजह से इराक पर कुवैत और सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा कर्जे थे। सद्दाम को इस बात पर गुस्सा था कि सऊदी अरब और कुवैत जो इसे ईरान के खिलाफ उकसा रहे थे, उसका साथ दे रहे थे। अब वो इस तमाम इमदाद को कर्ज समझ रहे थे। इसी गुस्से में सद्दाम ने कुवैत पर हमला किया और इराक के नाम निहाद दोस्त अमेरिका ने उसे उलट दिया। अमेरिका ने कुवैत की हिमायत की और कुवैती फौज के साथ इराकी अफवाज को शिकस्त दी। और यही नहीं, अमेरिका ने सद्दाम को जंगी मुजरिम भी करार दिया। वही सद्दाम जिसे अमेरिका ईरान के खिलाफ हीरो बनाकर पेश कर रहा था। और फिर चंद साल बाद 2003 में अमेरिका ने कीमियाई हथियारों की तलाश में इराक पर हमला किया। वही कीमियाई हथियार जिनका खाम माल अमेरिका खुद इराक को फराहम कर रहा था। और हैरत की बात है कि इराक को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के बावजूद अमेरिकी अफवाज को इराक में कीमियाई हथियार नहीं मिले।